Hello everyone. In this video, I'm going to discuss an important topic of complex analysis, that is singularity and classification of singularities. Singularity डिस्कस करने से पहले हमें रेगुलर पॉइंट का आइडिया होना चाहिए कि रेगुलर पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम रेगुलर पॉइंट की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। मान लो f कोई फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है d पे, यानी d f की डोमेन होगी। और मान लो z नॉट कोई इंटीरियर पॉइंट है d का। इस z नॉट को हम कहते हैं रेगुलर पॉइंट ऑफ फंक्शन f। अगर इसके लिए वहां पे एग्जिस्ट होता है डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए इस डिस्क के सभी पॉइंट्स के लिए। यानी मान लो z नॉट कोई इंटीरियर पॉइंट है डोमेन d का। अगर इस z नॉट के अराउंड कम से कम एक ऐसी डिस्क हमें मिल जाए जिसके हर पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो, तब हम कहते हैं कि z नॉट रेगुलर पॉइंट होगा फंक्शन f। यहाँ पे जो ये डेल्टा दे रखा है, ये डेल्टा बेसिकली इस डिस्क की रेडियस होगी। और यहाँ पे लिखा है देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब है कम से कम एक ऐसी डिस्क मिलनी चाहिए जिसके हर पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लो हमारे पास फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल होता है जेड जेड वार के। अब क्योंकि रेगुलर पॉइंट के लिए हमें ऐसी डिस्क मिलनी चाहिए जिसके हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करेंगे इस फंक्शन की। और डिफरेंशिएबिलिटी की नेसेसरी कंडीशन होती है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और जब फंक्शन में जेड वार दिया हो तो उसके लिए सी आर इक्वेशन रहती है करली एफ अपॉन करली जेड वार इक्वल टू 0। तो यहां से हम इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड वार। यहाँ पे जेड वार का जेड वार के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा 1 और जेड इस केस में रहेगा कांस्टेंट क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है। तो यहां से हमें डेरिवेटिव मिलेगा जेड। अब जहां पे ये डेरिवेटिव 0 होता है वहां पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे आई है जेड। ये 0 कहां पे होगा? ये 0 होगा जब जेड इक्वल टू 0 होगा। यानी यहाँ पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है सिर्फ z इक्वल टू 0 पे। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो सिर्फ इसी पॉइंट पे होगा। लेकिन रेगुलर होने के लिए हमें कम से कम एक ऐसी डिस्क मिलनी चाहिए थी जिसके हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। अगर डिस्क मिल रही हो तो डिस्क में इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। यानी रेगुलर पॉइंट्स होने के लिए फंक्शन को इनफाइनाइट पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है सिर्फ एक ही पॉइंट पे, यानी यहाँ पे कोई भी पॉइंट रेगुलर पॉइंट नहीं होगा। अब आगे चलते हैं सिंगुलैरिटी पे। अब सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। मान लो f डिफाइन है d पे, यानी f की डोमेन d है और d यहाँ पे सबसेट रहेगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। और मान लो z नॉट बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को। इस z नॉट को कहा जाता है सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड अगर z नॉट लिमिट पॉइंट हो रेगुलर पॉइंट का और खुद रेगुलर पॉइंट ना हो। इस डेफिनेशन में दो चीजें आपने देखी। एक ये देखा कि डोमेन यहां पे दे रखी है d। जब हमने रेगुलर पॉइंट पढ़ा था तो रेगुलर पॉइंट इस डोमेन का इंटीरियर पॉइंट होता था, लेकिन सिंगुलर पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर से आता है। यानी डोमेन के बाहर का पॉइंट भी सिंगुलर पॉइंट होता है। और इस डेफिनेशन में ये कहा गया कि मान लो सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट को हम डिनोट कर रहे हैं आर से। और मान लो हमने इस सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट के सभी लिमिट पॉइंट का एक सेट बनाया, यानी इसका डराइव्ड सेट बनाया, से मैं डिनोट कर रहा हूं आर प्राइम से। तो सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट एस जो होगा वो इक्वल होगा आर प्राइम माइनस आर के। यानी रेगुलर पॉइंट के लिमिट पॉइंट के सेट से हम रेगुलर पॉइंट्स को हटा देंगे, वो हमारी सिंगुलरिटीज आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लो हमारे पास फंक्शन दिया है एफ जेड इक्वल टू साइन जेड और ये डिफाइन किया गया है जेड नॉट इक्वल टू 0 के लिए। यानी इसकी डोमेन यहां पे रहेगी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उससे 0 हटाया गया है क्योंकि 0 पे इसे डिफाइन नहीं किया गया है।
अब सिंगुलरिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। अब क्योंकि रेगुलर पॉइंट डोमेन का ही इंटीरियर पॉइंट होता है और डोमेन के हर पॉइंट के लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी आप डोमेन का कोई भी पॉइंट उठाओगे, जैसे मान लो मैं 1 उठा रहा हूं, 1 के अराउंड कम से कम एक डिस्क तो हमें मिल जाएगी जिस पे फंक्शन साइन जेड जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि साइन जेड डोमेन के हर पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल होता है। इसी वजह से अब क्योंकि हमें डिस्क मिल रही है हर पॉइंट के अराउंड, तो इसके जितने भी डोमेन के पॉइंट होंगे वो सारे रेगुलर पॉइंट। तो यहां से सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट हमें मिलेगा इसकी डोमेन ही, यानी यही वाला सेट। अब रेगुलर पॉइंट के लिमिट पॉइंट का सेट अगर निकालेंगे, अब इसमें क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स में से एक सिंगलटन सेट 0 माइनस किया है और इसका अगर लिमिट पॉइंट का सेट निकालेंगे वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आ जाएगा। तो यहां से आर प्राइम हमें मिल गया। तो यहां पे सिंगुलरिटी का सेट क्या होगा, आर प्राइम से हम आर को माइनस कर, अगर इस सेट से हम इस सेट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रहेगा सिंगलटन सेट 0, यानी सिर्फ 0 इसका सिंगुलर पॉइंट होगा। अब आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी पे। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी में हम दो तरह की सिंगुलरिटी देखते हैं, एक होती है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और दूसरी होती है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, में हमें मिलते हैं पोल, रिमूवेबल सिंगुलरिटी और इसेंशियल सिंगुलरिटी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है। मान लो सेट ऑफ ऑल सिंगुलर पॉइंट को मैं डिनोट कर रहा हूं एस से, और एस प्राइम से मैं डिनोट कर रहा हूं सेट ऑफ ऑल सिंगुलरिटी के लिमिट पॉइंट के सेट को। और मान लो अल्फा बिलोंग कर रहा है एस माइनस एस प्राइम को, यानी अल्फा ऐसा सिंगुलर पॉइंट है जो लिमिट पॉइंट नहीं है सिंगुलरिटी का, तो इस अल्फा को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अगर अल्फा सिंगुलर पॉइंट हो और वहां पे एग्जिस्ट करे डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए इस डिस्क में। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, यहाँ पे कहा गया कि अल्फा जो है वो सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और साथ में उसके लिए वहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए एक ऐसा डेल्टा जिसके लिए फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए इस डिस्क में। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि किसी पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट बनने के लिए उसके नेबरहुड में कहीं ना कहीं फंक्शन का एनालिटिक होना जरूरी होता है। अगर मान लो कोई फंक्शन कहीं भी एनालिटिक नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एफ जेड इक्वल टू जेड बार, ये फंक्शन नो वेयर एनालिटिक होता है। तो ऐसे फंक्शन जो कहीं भी एनालिटिक नहीं होते हैं उनका कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं होता है, यानी सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का कहीं ना कहीं एनालिटिक होना जरूरी। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक तालाब है साफ पानी का, और उस साफ पानी के तालाब में एक कूड़े का बैग पड़ा हुआ है, और जब हम इस कूड़े के बैग को देखेंगे तो हम यही कहेंगे कि ये जो कूड़े का बैग है इस साफ पानी के तालाब को खराब कर रहा है, यानी ये कूड़े का बैग इस साफ पानी के तालाब के लिए सिंगुलर पॉइंट होगा। और वहीं पे अगर मान लो एक और तालाब है जो पूरे का पूरा कीचड़ से भरा हुआ है और इसमें भी एक कूड़े का बैग पड़ा हुआ है, अब क्योंकि पूरा तालाब ही गंदा है तो कोई इस कूड़े के बैग को देखकर ये नहीं बोलेगा कि ये कूड़े का बैग इस तालाब को गंदा कर रहा है। सेम इसी तरह से सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का उसके नेबरहुड में कहीं ना कहीं एनालिटिक होना जरूरी है, और इस तालाब में एनालिटिक का मतलब था तालाब का साफ होना। तो यहां से हमें ये क्लियर हुआ, ऐसे फंक्शन जो कहीं भी एनालिटिक नहीं होते हैं उनका कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं होता है। तो यहां से हमने देख लिया कि वो अल्फा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी जो सिंगुलरिटी होगी लेकिन सिंगुलरिटी का लिमिट पॉइंट नहीं होगी। और इसके साथ हम दूसरी सिंगुलरिटी पढ़ते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, और उन सिंगुलर पॉइंट अल्फा को हम नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोलते हैं जो बिलोंग करती है एस प्राइम को। अब इसके बाद हम फर्दर आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में सबसे पहले हम जो सिंगुलरिटी पढ़ते हैं वो है रिमूवेबल सिंगुलरिटी।
कोई सिंगुलर पॉइंट रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट कब होगा? उसकी पहली कंडीशन ये है कि पहले तो वो आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड होने का मतलब अगर अल्फा रिमूवेबल है तो ये बिलोंग करना चाहिए एस माइनस एस प्राइम को, क्योंकि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी वही होती है जो एस माइनस एस प्राइम से आती है। और दूसरी कंडीशन रिमूवेबल होने के लिए ये है कि लिमिट z अप्रोचेस टू अल्फा एफ ऑफ z, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली। यानी अगर अल्फा यहां से बिलोंग कर रहा हो और z अप्रोचेस टू अल्फा पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट हो रही हो फाइनाइटली, तब हम कहते हैं कि z इक्वल टू अल्फा रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड, और ये डिफाइन किया गया है z नॉट इक्वल टू जीरो के लिए। अब क्योंकि ये फंक्शन z इक्वल टू जीरो के लिए डिफाइन नहीं किया गया है, ये पॉइंट इसके डोमेन का पॉइंट नहीं है, और जो पॉइंट डोमेन का पॉइंट नहीं होता है वो भी सिंगुलर पॉइंट होता है, तो यहाँ पे हमें z इक्वल टू जीरो पे सिंगुलरिटी मिलेगी। अब क्योंकि ये फंक्शन एनालिटिक होता है डोमेन के सभी पॉइंट के लिए, यानी इसकी डोमेन का कोई पॉइंट सिंगुलर पॉइंट नहीं है, सिर्फ यही सिंगुलर पॉइंट होगा, तो यहां से सेट ऑफ ऑल सिंगुलर पॉइंट हमें मिला सिंगलटन जीरो। अब क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, इसके लिमिट पॉइंट का सेट मैं निकालूं, फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है, तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट हमें मिलेगा 5। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि जीरो बिलोंग कर रहा है एस माइनस एस प्राइम को, तो ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी तो है। अब दूसरा लिमिट चेक कर लेते हैं जीरो पे। यहाँ पे लिमिट हम चेक करेंगे z अप्रोचेस टू जीरो पे एफ ऑफ z की। एफ ऑफ z दे रखा है साइन z अपॉन z, और इसकी लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो पे 1 होती है, यानी इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली। और लिमिट अगर एग्जिस्ट करे फाइनाइटली तो वो पॉइंट फिर रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट होता है, यानी z इक्वल टू जीरो पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी इस फंक्शन की। अब नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड हम पढ़ेंगे पोल। अब क्योंकि पोल भी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, तो पहली कंडीशन तो वही रहेगी कि अल्फा अगर पोल है तो ये बिलोंग करेगा s माइनस एस प्राइम को। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि लिमिट z अप्रोचेस टू अल्फा एफ ऑफ z, ये एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, यानी ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं होनी, ये लिमिट इनफाइनाइटली एग्जिस्ट होगी। और साथ में तीसरी कंडीशन यहाँ पे ये रहेगी कि लिमिट z अप्रोचेस टू अल्फा z माइनस अल्फा की पावर m इंटू एफ जेड, ये वाली जो लिमिट है, ये लिमिट हमारी अगर मान लो l के इक्वल हो और l हमारा नॉन जीरो हो, यानी ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और नॉन जीरो साथ में हो, तब हम कहते हैं कि z इक्वल टू अल्फा पोल होगा और उसका ऑर्डर m होगा। तो पोल के लिए हम तीन चीजें देखेंगे, एक तो ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होनी चाहिए, और दूसरा z अप्रोचेस टू अल्फा पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए फाइनाइटली, और तीसरा z अप्रोचेस टू अल्फा पे ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि z इक्वल टू अल्फा पोल होगा ऑर्डर m का। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड स्क्वेयर, और हमें सिंगुलरिटी चेक करनी है z इक्वल टू जीरो पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिमिट चेक कर लेंगे z अप्रोचेस टू जीरो पे एफ जेड की। एफ जेड दे रखा है साइन जेड अपॉन जेड स्क्वेयर, और यहाँ पे ये इक्वल होगा, इसे मैं लिख सकता हूँ लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो, 1 अपॉन z अलग करता हूँ, यहाँ पे साइन z अपॉन z, इसकी लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो पे 1 होती है, और यहाँ पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है फाइनाइटली। अब क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुई फाइनाइटली, तो हम क्या करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो z माइनस जीरो। अल्फा पे चेक करना हो, यहाँ पे z माइनस अल्फा आता है, और पावर यहाँ पे m रहती थी, सबसे पहले हम m को रखेंगे 1, क्योंकि m वहां पे बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, और आगे आता है एफ जेड, और एफ जेड यहाँ पे दे रखा है साइन जेड अपॉन जेड स्क्वेयर, और यहां से हमें मिलेगा लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो, z माइनस जीरो हमें मिला z के इक्वल, और आगे साइन z अपॉन जेड स्क्वेयर, यहां से एक z कैंसिल हुआ
और साइन z अपॉन z की लिमिट हमारी 1 के इक्वल होती है और ये लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट हुई और साथ में नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये होगा कि z इक्वल टू 0 पे पोल होगा और उसका ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि हमें 1 पावर पे ही नॉन जीरो लिमिट मिल गई। अगर 1 पे नहीं मिलती तो हम 2 पे जाते और 2 पे अगर नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट हमें मिलती तो वहां से पोल का ऑर्डर 2 होता। अब इसके बाद आगे चलते हैं। थर्ड हमारे पास आइसोलेटेड का टाइप आता है इसेंशियल। इसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होती है? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी, यानी ये बिलोंग करेगी s माइनस एस प्राइम को, और आइसोलेटेड होने के साथ साथ ना तो ये रिमूवेबल होगी और ना ही ये पोल होगा। बेसिकली हम डिफाइन करते हैं इसेंशियल सिंगुलरिटी को विच इज नाइदर रिमूवेबल नॉर पोल, और इस केस में z अप्रोचेस टू अल्फा पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एफ जेड इक्वल टू ई पावर 1 अपॉन जेड, और इस फंक्शन की z अप्रोचेस टू 0 पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसी वजह से ये इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। अब नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का एक एग्जांपल कर लेते हैं। नॉन आइसोलेटेड, मान लो हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन साइन 1 अपॉन जेड। अब जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा वहां पे सिंगुलरिटी होगी, और डिनोमिनेटर 0 कहां होगा? साइन 1 अपॉन जेड, ये 0 कहां होगा? अगर एंगल 1 अपॉन जेड एन पाई के इक्वल होगा, और यहां से हमें z की वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन एन पाई। ये हमारे सिंगुलर पॉइंट आए, और z इक्वल टू 0 पे भी यहां पे प्रॉब्लम है, 1 अपॉन 0 फॉर्म बन रही है। यानी सेट ऑफ ऑल सिंगुलर पॉइंट यहां पे हमें क्या मिला? एक तो 0 सिंगुलरिटी है यूनियन, दूसरा 1 अपॉन एन पाई इसकी सिंगुलरिटी है जहां पे n बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर को एक्सक्लूडिंग 0। अब यहां पे अगर हम देखें 1 अपॉन एन पाई सिंगुलरिटी है, और यहां पे n को इन्फिनिटी पुट कर दें तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 आता है लिमिट के केस में, तो यहां से इसका लिमिट पॉइंट हमें 0 मिलेगा। तो बेसिकली 0 लिमिट पॉइंट है सिंगुलरिटी का, और हमने देखा था कि सिंगुलरिटी का लिमिट पॉइंट जो होता है वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है। यहाँ पे 0 नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी इस फंक्शन की। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।